हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पैनेसी में। तो ये क्लास 12th भूगोल का चैप्टर 5 है जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो इस पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उनको मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। पहला आपका प्रश्न बनेगा, यह आपका देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाता है। तो प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, उत्तर आप लिखिएगा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संबंधित क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं। यानी जो आप चीज़ देखते हैं प्रकृति से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो आपकी क्या प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में जैसे देखिए कृषि यानी खेती करना आपका प्राथमिक कार्य में आएगा। मत्स्य, वानिकी इत्यादि जितने कार्य आप देखते हैं, मछली पालना या पेड़ पौधे लगाना, ये सब क्या होते हैं आपके प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर है आपका, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। कभी कभार यही प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय में भी देखने को मिल जाएगा, कभी कभार, वैसे आपका लघु उत्तरीय तक ही सीमित रहता है। तो प्रश्न है आपका, चालवासी पशुचारण को क्या स्पष्ट करें। तो उत्तर आप लिखेंगे, चालवासी पशुचारण जीवन निर्वाह का एक प्राचीन व्यवसाय रहा है। यानी जो चालवासी पशुचारण था वो जीवन निर्वाह का एक क्या बहुत ही पुराना व्यवसाय था। अब बहुत ही कम आपको चालवासी पशुचारण देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है तो आप पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएं। इसमें देखिए पशुचारक क्या करते थे, अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही क्या आधारित रहते थे। यानी जो पुराने समय के लोग रहते थे वो अपना जो भोजन है, वस्त्र है, शरण, औजार एवं यातायात के लिए ही क्या पशुओं पर ही आधारित रहते थे। अगला पॉइंट आप इसी में लिखेंगे, पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार ही एक स्थान से क्या दूसरे स्थान तक जाते थे। जब यह अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो लोग इनका नाम क्या रख दिए, चालवासी पशुचारण। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपका बनता है कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। क्या ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। पशुओं के द्वारा देखिए पशुचारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। ये भी आपका देखेंगे तो पहाड़ी इलाकों के ही तरफ मिलेगा। जैसे देखिए ये लोग क्या करते थे, पहाड़ी इलाकों की तरफ जब गर्मी पड़ती है तो ये देखिए मैदान छोड़कर जो है पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं, और जब आपका ठंडी का मौसम आता है तो ये पहाड़ी एरिया छोड़कर क्या मैदानी भाग तक चले आते हैं। तो ये देखिए ऋतु के अनुसार ये परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसी को क्या ऋतु प्रवास नाम दे दिया गया। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपका, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। यह आपका देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, उत्तर आप लिखेंगे, जब फसलों की कृषि के साथ साथ पशुपालक आदि से संबंधित धंधे भी किए जाते हैं तो ऐसी कृषि को क्या मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या आप लोग फिर से समझिए, जब फसलों की कृषि के साथ साथ पशुपालक आदि से संबंधित धंधे भी किए जाते हैं तो ऐसी कृषि को क्या हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा गए होंगे। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्म किसे कहते हैं। देखिए जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये आपको याद हो जाएंगे तो बीए में भी आपको काम देंगे। देखिए 11th का सिलेबस ही आपको बीए फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है और 12th का भी। तो ट्रक फार्म किसे कहते हैं, तो बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिएगा। ट्रक फार्म किसे कहते हैं, जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करता है उस कृषक के खेत को हम क्या ट्रक फार्म कहते हैं। ट्रक फार्म किसे कहते हैं, जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करता है उस कृषक के खेत को ही हम क्या ट्रक फार्म कहते हैं। आशा करता हूँ आप इसको उत्तर जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपका बनता है, लाल कॉलर श्रमिक कौन है। क्या लाल कॉलर श्रमिक कौन है, तो उत्तर आप लिखेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे श्रमिक जिनका कार्य क्षेत्र क्या प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे श्रमिक जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर होता है लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी जो प्राथमिक कार्य अपने घर में न रहकर अपने घर से बाहर वही प्राथमिक कार्य करता है वह श्रमिक कैसा कहलाता है, लाल कॉलर श्रमिक कहलाता है। आशा करता हूँ ये बात आप समझ पा गए होंगे।
अब ये देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का क्या वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि को हम क्या स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। देखिए जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसका नाम क्या है, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में वनों को क्या काटकर तथा आग लगाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। इस कृषि में जो है वनों को काटकर तथा आग लगाकर क्या कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे, जिसमें जली हुई राख की परत क्या उर्वरक का कार्य करती है। इसी कारण इस कृषि को कर्तन दहन भी कृषि कहा जाता है। इसी कारण ऐसी कृषि का एक नाम और है जिसे हम लोग क्या कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। अब देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसका उत्तर भी आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा। अगला इसी में आप पॉइंट जोड़ेंगे, इनमें कृषि कार्य पुराने औजार और कुदाली लकड़ी फावड़े से किया जाता है। इस कृषि पद्धति में 3 से 5 वर्ष तक कृषि भूमि पर क्या खेती की जाती है। ऐसी कृषि पद्धति में क्या 3 से 5 वर्ष तक कृषि भूमि पर क्या खेती की जाती है। इसके बाद कृषि भूमि की उर्वरकता समाप्त होने पर नए क्षेत्रों में वनों को क्या जलाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और इसी में आप लिखेंगे, कुछ वर्ष बाद कृषक पुनः पहले वाले ही क्षेत्र पर उर्वरकता में वृद्धि हो जाने के कारण वापस कृषि कार्य करने आ जाते हैं। इसका कहने का मतलब है जैसे यहाँ एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र यहाँ है, यहाँ मैंने क्या 5 साल तक खेती किया या 3 साल या 5 साल आपने खेती किया, तो यहाँ की उर्वरकता जब खत्म हो गई तो आप यहाँ से इन वाले क्षेत्रों में 3 से 5 साल तक खेती किए। तो 3 से 5 साल तक जब यहाँ आप खेती किए तो यहाँ 3 से 5 साल नहीं किए होंगे तो उर्वरकता आ गई होगी। तो जब यहाँ का उर्वरकता खत्म हो गया 3 से 5 साल बाद, फिर आप यहाँ से क्या चले जाएंगे, यहाँ चले आएंगे। इसका चक्र जो है इसी तरह से चलता रहता है। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। इस प्रकार क्या झूम का एक चक्र चलता रहता है जिसे हम क्या झूमिंग कृषि भी कहते हैं। क्या झूमिंग कृषि। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कृषि भी नाम से भी जानते हैं। ये आप याद कर लीजिए, आपके बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको मिल्पा में इसे क्या मिल्पा के नाम से जानते हैं। मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लादांग कृषि के नाम से जानते हैं। ये चीज़ इसी का पॉइंट है, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से आपके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से बन रहे थे समाप्त हुए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।